ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एक प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं और तो आप कर लोगे। सो हमें प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दैट मीन्स हमने एसोसिएट किया पहले ए यूनियन बी को, और हमें प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी को एसोसिएट करेंगे पहले। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। तो कल भी बताया था मैंने आपको, या पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड कोई एलिमेंट लेंगे x इन लेफ्ट हैंड साइड और प्रूव करेंगे कि वही एलिमेंट राइट हैंड साइड में भी आ रहा है। तो दैट मीन्स LHS is a subset of RHS. Similarly, we can say that RHS is a subset of LHS on similar basis. ठीक है, ओके। सो LHS में दिया, let us start with the LHS left hand side. तो हमने क्या लिया, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया x, तो हम कह रहे हैं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो इससे यूनियन है तो लिख सकते हैं हम x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B और x इज एन एलिमेंट ऑफ C, बिकॉज यूनियन स्टैंड फॉर और। इसका मीनिंग ये हुआ कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A और x इज एन एलिमेंट ऑफ B और x इज एन एलिमेंट ऑफ C। अब क्या किया इसमें कि हमने जो x एलिमेंट ऑफ B और x इज एन एलिमेंट ऑफ C है, इसको हमने पहले ट्रीट किया और x इज एन एलिमेंट ऑफ A को हमने बाहर रखा अभी। तो सिंपल सा मीनिंग है x इज एन एलिमेंट ऑफ A और जो अंदर है इसको क्लब कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा x इज एन एलिमेंट ऑफ B यूनियन C। फिर यहाँ से और को भी हमने डिस्प्लेस कर दिया और को चेंज कर दिया, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से और हम पहुँच गए राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब ये हुआ कि A यूनियन B एसोसिएट यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C एसोसिएट। ठीक है, सो इट इज इजी, राइट। सिमिलरली अगर आपको करना है तो यू कैन स्टार्ट विद द एलिमेंट x दैट इज ऑन राइट हैंड साइड। तो आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए और उस रिजल्ट को आप LHS में ले आइए, देन ऑल्सो इट कैन बी प्रूव्ड। ठीक है, ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ। तो गिवन है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसे हमें प्रूव करना है। तो हमने कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज x। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसे हम लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ A और, बिकॉज दिस इज यूनियन, और x इज एन एलिमेंट ऑफ B एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ C। तो यहाँ पे लिख दिया इसको। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर एंड। ओके, सो x इज एन एलिमेंट ऑफ A और x इज एन एलिमेंट ऑफ B एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ A और x इज एन एलिमेंट ऑफ C। दैट इज रिटन ओवर हियर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इट मीन्स x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन C। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B एंड A यूनियन C, राइट। तो हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से और हम पहुंच गए राइट हैंड साइड में। सो दैट मीन्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। So that means left hand side is a subset of right hand side. Similarly आप प्रूव करोगे, similarly you will be proving, you will be starting with an element x of this और उसे प्रूव करते हुए you come to right hand side. So we can say कि ये वाला जो सेट है, this set is a subset of this। मान लीजिए ये सबसेट, ये है x, ये है y। तो हमने प्रूव कर दिया x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x, देयरफॉर x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये काम आपके लिए छोड़ दिया है, आपको सारी प्रॉपर्टीज मालूम है तो ये आप कर सकते हो, इट इज इजी। अब एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, दैट इज डिमॉर्गन्स लॉ, वो देख लेते हैं एक बार। तो डिमॉर्गन्स लॉ के लिए प्रूफ थोड़ा सा कैची है, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एक लॉ हम प्रूव कर देते हैं एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर सेकंड वन। सो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर लिया है। कॉम्प्लीमेंट हमने अभी तक किसी भी प्रूफ में, किसी भी लॉ में यूज़ नहीं किया था। सो
अगेन स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने माना कि x इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, तभी x a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। जब x a का एलिमेंट भी नहीं होगा और b का एलिमेंट भी नहीं होगा, तब वो a यूनियन b का एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो यू कैन रिफर टू लास्ट वीडियो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर x a का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब x a कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, एंड यहाँ पे भी x अगर b का एलिमेंट नहीं है तो x b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि x इज एन एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड में आ गए, तो दैट मीन्स a यूनियन b a कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से एंड विल गो टू लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो राइट हैंड साइड में हमने मान लिया कि एक एलिमेंट है y, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि y इज एन एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। तो अगर y a कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो इसका मतलब y a का एलिमेंट नहीं है एंड y b का एलिमेंट भी नहीं है, तभी तो b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। देयरफॉर इसका मीनिंग ये हुआ कि y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। जब y a का एलिमेंट भी नहीं है, b का एलिमेंट भी नहीं है, तो a यूनियन b का एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन्स y इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार्टिंग विद राइट हैंड साइड हम आ गए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसे 2 बार पढ़ें एंड द थिंग्स विल बी वेरी इजी, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है। अब आगे चलते हैं। तो जितने इजी ऑपरेशंस हैं सेट्स के ऊपर, उतने इजी से एग्जांपल्स हैं। तो लेट अस से a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है आपको और b इज इक्वल टू 3 5 7। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एंड b। तो लिख लिया 1 2 3 5 7, दैट इजी। अगर बोला है a इंटरसेक्शन b निकालो तो जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है वही आ जाएगा, दैट इज 3। तो ये 3 आ गया। अब अगर a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है तो दैट मीन्स a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें निकाल के जो a में बच रहे हैं वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो a माइनस बी करेंगे तो 3 तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, इसको हटा के a में बच गया 1 और 2, सो दैट इज़ 1, 2। सिमिलरली अगर मुझे b माइनस a करना है तो इन दोनों में क्या होगा, 3 तो हमारे पास कॉमन आ गया, तो 3 को हटा के 5, 7, तो दैट इज इक्वल टू 5, 7। अब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है a और b का। तो a डेल्टा b हुआ, तो वो क्या होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 5 7, तो ये यहाँ पे आ गए। अब मुझसे अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए इन द पावर सेट ऑफ a एंड b, तो पावर सेट क्या होता है, ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो पावर सेट क्या हुआ कि इसमें हमारे पहले तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो हमने देख लिया कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट, तो पावर जो यहाँ पे ऑल द सबसेट्स आएंगे, बहुत सारे सबसेट्स आएंगे। तो कितने सबसेट्स आएंगे, 2 की पावर n होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b इज 16। तो बस समझना है इसको और चीज़ें आपके हाथ में हैं। फिर कुछ रिजल्ट जो हमें याद रखने हैं, वैसे याद रखने की ज़रूरत है नहीं, पर हाँ फिर भी याद रख लेते हैं क्योंकि ये तो आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो एंड दे आर क्वाइट नेचुरल। एन ए यूनियन बी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और यही वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगी अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट या ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो लिख दिया यहाँ पे। तो ये कब होगा, जब ए एंड बी डिसजॉइंट होंगे, अदरवाइज दिस विल बी द वैल्यू। सिमिलरली अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने ए माइनस बी में, तो हमने देखा था कि ए सेट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। या इससे अब और मैनिपुलेट करें तो हम एन ए को तो ले गए, एन ए को हमने यहीं रखा और एन ए इंटरसेक्शन बी को ले गए राइट हैंड साइड में,
तो ये आ जाएगा एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दूसरा पार्ट आ गया। तो जैसे ही फॉर्मुलेट करना हो, जैसा आपको क्वेश्चन मिले तो सही से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फिर एक और देख लिया, अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी और हमें उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। होपफुली अगर आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस को करें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जहाँ पे कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, पर अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है तो ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग वेन डायग्राम, उससे क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होता है। तो उससे एग्जाम्पल भी लेंगे नीचे। तो पहले तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें दे रखा है अगर एन ए की वैल्यू है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 6। तो हमसे पूछा ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बताओ। तो एक तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एन ए यूनियन बी की, जब हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब जब ये सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम आएंगे या कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो वही लिखा रखा है यहाँ पे, मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया 9, 3 + 6। और ये कब होगा व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। नल सेट नहीं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब ये तो 0 आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। और वो 0 कब आएगा, जब ए यूनियन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, नल सेट। करेक्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन वही है यहाँ पे, अगेन छोटा सा क्वेश्चन है, होपफुली लॉजिक क्लियर कर पाएंगे हम आपके। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स 15 हैव टेकन मैथ्स, 12 हैव टेकन फिजिक्स, 11 हैज टेकन केमिस्ट्री, 5 has opted for maths and chemistry, 9 has opted for maths and physics, 4 has opted for physics and chemistry, 3 had taken all 3 subjects। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको, इससे हमें क्या निकालना है, फाइंड स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर। तो हमें पहले निकालना है स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री ऑप्ट किया है, जिन्होंने सिर्फ मैथ्स ऑप्ट किया है, जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स ऑप्ट किया है, फिर जिन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑप्ट किया है पर मैथमेटिक्स ऑप्ट नहीं किया है, फिर मैथ्स एंड फिजिक्स ऑप्ट किया है बट केमिस्ट्री ऑप्ट नहीं किया है, फिर ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, या एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स चूज़ किया है उन्होंने, जिसने कम से कम या तो फिजिक्स लिया हो या केमिस्ट्री लिया हो या मैथ्स लिया हो, और लास्ट में जिसने कुछ भी ना लिया हो। ठीक है, जिसने कोई सब्जेक्ट ना ऑप्ट किया हो। तो ये सिंपल कैसे बनेगा, अब इसको पूरा ठीक से कर लेते हैं तो होपफुली आपकी सारे लॉजिक्स क्लियर होंगे। तो ये 3 सेट्स हैं, तो हमने तीनों सेट्स को ले लिया बिकॉज, तो ये डिनोट कर रहा है सर्कल मैथ्स, ये सर्कल डिनोट कर रहा है फिजिक्स, और ये सर्कल डिनोट कर रहा है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कि जहाँ पे हमारे पास कॉमन, सब में कुछ कॉमन आ रहा हो। ठीक है, तो कॉमन इज दिस प्लेस, दिस इज कॉमन टू एम, दिस इज कॉमन टू फिजिक्स, दिस इज कॉमन टू केमिस्ट्री। तो हमें दे रखा है यहाँ पे कि 3 हैज टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने पहले यहाँ पे लिख दी कि तो 3 हैव टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, 3 हैव टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। करेक्ट। नाउ अब हम उस पार्ट पे जाएंगे क्वेश्चन पे जहाँ पे कि हमने 2 चीज़ें ऑप्ट की रखी हैं, दैट इज मैथ्स एंड फिजिक्स, या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 हैव ऑप्टेड फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स, 9 हैज ऑप्टेड फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैथ्स और फिजिक्स को जो ऑप्ट किया है, दैट मीन्स मैथ्स और फिजिक्स में कितने लोग कॉमन है, 9 है। तो इसमें से 3 लोग तो पहले हमारे पास यहाँ पे आ गए, तो लेफ्ट कितने हुए, 9 - 3 इज इक्वल टू 6, तो हमने 6 को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब लिखा हुआ है 4 हैज ऑप्टेड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्ट किया कितने लोगों ने, 4 लोगों ने। तो 3 तो हमारे पास पहले आ गए यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये तो कॉमन है, इसमें 3 तो पहले आ गए, तो 1 पर्सन और आ गया बिकॉज 4 लोगों ने ऑप्ट किया था फिजिक्स और केमिस्ट्री को। तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो ऑप्ट किया था वो तो सिर्फ 1 था, और फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स को ऑप्ट किया 3 लोगों ने। तो देयरफॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने सेट्स में कॉमन आ रहा है, दैट इज 4। टोटल कितने आ रहे हैं, 4। ओके, नाउ और कुछ रह गया हमारे पास। हाँ,
5 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो 5 लोगों ने मैथ्स और केमिस्ट्री को चूज़ किया है। तो मैथ्स और केमिस्ट्री में 3 लोग तो पहले आ चुके हैं, तो 2 लोग और आ गए। तो ये आ गया एक इंटरसेक्शन ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री, इसमें 5 लोगों ने ऑप्ट किया है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 15 हैव टेकन मैथ्स। अब सिर्फ मैथ्स कितने लोगों के पास रह गया? 6 + 3 9 + 2 11। तो मैथ्स में 11 लोग तो यहाँ पे आ गए, तो हमें 4 और चाहिए, तो 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओनली मैथ्स। सिमिलरली अगर हम बात करें ओनली फिजिक्स की, तो फिजिक्स हमारे कितने लोगों ने ऑप्ट किया था? 12। तो इसका मीनिंग ये हुआ 6 + 3 9 + 1 10। तो 10 तो यहाँ पे आ गए, 2 और हमारे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, सिमिलरली केमिस्ट्री कितने लोगों ने ऑप्ट किया था? 11 ने। तो 3 + 2 5 + 1 6। तो 6 तो यहाँ पे अकोमोडेट हो गए, तो 5 यहाँ पे आ गए। तो इससे हमें मालूम चल रहा है कि इस वेन डायग्राम से कि वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके पास सिर्फ मैथ्स ऑप्ट किया है जिन्होंने, तो ओनली मैथ्स तो 4 आ गए। जिन्होंने ओनली फिजिक्स ऑप्ट किया है वो ओनली 2 आ गए। जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री किया है उनके पास आ गए ओनली 5। अब हम कहें जिन्होंने एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं, तो 2 सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें मैथ्स और फिजिक्स की, तो इतने लोग हैं जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स ऑप्ट किया है, इतने लोग हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्ट किया है, और इतने लोग हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री ऑप्ट किया है। फिर कितने लोगों ने सारा ऑप्ट किया है? तो ये हमारे पास जो तीनों में कॉमन आ रहा है, इतने लोगों ने मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑप्ट किया है। फिर कितने लोगों ने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया है? तो इसका मतलब ये हुआ जो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सनस दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, उसकी हमारे पास पता है हमें कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ ऑप्ट किया है। तो अगर वो मालूम है हमको, तो जितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्ट किया है, ये जो ऑप्ट आए हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए ऑप्टेड, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ये इतने एलिमेंट्स निकाल दें तो वो बच जाएंगे इन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर निकालना है हमको। किसका क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट्स हु हैज ऑप्टेड ओनली केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो 5 लोगों ने ऑप्ट किया है, तो 5 आंसर यहाँ पे आ गया 5। सेकेंड है ओनली मैथ्स कितने लोगों ने ऑप्ट किया है? तो ओनली मैथ्स तो 4 लोगों ने किया है, तो 4 इज द आंसर। ओनली फिजिक्स कितने लोगों ने ऑप्ट किया है? तो फिजिक्स तो 2 लोगों ने किया है, तो दिस इज द आंसर। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने लोगों ने किया है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। ठीक है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने लोगों ने किया है? वो इतने लोगों ने किया है। ठीक, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू, अच्छा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। क्वेश्चन ये है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो इसमें तो मैथ्स भी आ जाएगा ना। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने लोगों ने किया है? सिर्फ 1 लोगों ने किया है। ठीक है, बट नॉट मैथ्स लेके, बट नॉट मैथ्स लिखा है ना, बट नॉट मैथ्स 1। फिर मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो मैथ्स और फिजिक्स कितने लोगों ने ऑप्ट किया है जिसमें कि केमिस्ट्री ऑप्ट नहीं किया है? तो मैथ्स और फिजिक्स ऑप्ट करने वाले तो ये 6 लोग हैं। ठीक है, तो 6 इज द आंसर। फिर ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है, तो 4 + 2 + 5, तो 6 + 5 दैट इज इक्वल टू 11। फिर एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, वो कितने लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट चूज किया है? तो हम इन सबको ऐड कर देंगे सारी वैल्यूज को। तो 4 + 6 10 + 2 12 + 2 14 + 3 17 + 1 18 + 5 23, तो 23 आंसर आ गया। फिर नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे? 25 थे। तो 25 में से हमारे पास वो स्टूडेंट्स निकल गए जिन्होंने कि एटलीस्ट 1 ऑफ द सब्जेक्ट चूज किया है। तो लेफ्ट कितने हो गए? 2। तो 2 लोगों ने कुछ भी चूज नहीं किया, दैट मीन्स हमारे स्कूल में दे आर गोइंग टू फेल, दे हैव नॉट ऑप्टेड फॉर एनीथिंग। स्कूल ने ऑप्शन दिया, तो दे विल बी डिबार्ड फ्रॉम गिविंग एग्जाम्स। करेक्ट।